कल का मैच इंडिया ने बहुत अच्छा जीता। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि कल का मैच वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा मैच था। और वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन है उसमें भी बेंच स्ट्रेंथ की प्रिपरेशन। क्योंकि देखिए, हमारे जो झाड़ूलाल यादव हैं उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और मुझे बहुत खुशी है कि वो झाड़ू अपना घर पे छोड़ के आए। और देखिए, मेरी कोई सूर्य कुमार यादव या रोहित शर्मा या इन लोगों से कोई कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। लेकिन मुझे इनकी हमेशा अप्रोच से प्रॉब्लम होती है। अब कल के मैच में भी सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि मुझे कप्तान ने कहा था कि 30-40 बॉल खेल लेना। तो यही बात तो हम रोहित शर्मा से भी कहते हैं ना कि भैया तुम इतने अच्छे बैट्समैन हो कि कम से कम 30-40 बॉल खेल लो। और सूर्य कुमार यादव ने तो स्वीप खेलने की तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे वर्ल्ड में अभी वनडे मैचेस में। T20 में मैं मान लेता हूं कि आपको स्वीप खेलना जरूरी है बॉलर को डिस्टर्ब करने के लिए, बॉलर के पास भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं रहता है और बॉलर्स वहां बच के निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वनडे मैचेस में आपको बॉलर्स छोड़ेंगे नहीं। तो वही वाली बात है, अगर आपने एडम जंपा के सामने स्वीप खेलने की कोशिश की होती तो आपका भी वही हाल होता जो ऋतुराज गायकवाड़ का हुआ। बाकी मैं जो एक बार पहले भी आपसे ये बात कह चुका हूं कि योयो टेस्ट जो है इंडिया का जो हुआ था अभी, मैं ये कहता हूं कि एक बार योयो टेस्ट ना इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जानी चाहिए। जिस तरह से शार्दुल ठाकुर की 3 ओवर में जीभ लटक के घुटनों तक आ गई थी, मुझे तो बहुत सीरियस डाउट है कि वो योयो टेस्ट वो पास भी कर सकता है इतने वजन के साथ, जो कि कल के मैच में पता भी चल गया। और इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि 5 ही बॉलर खिलाए, क्योंकि 5 बॉलर खिलाने से सबका पता चल गया कि कौन 10 ओवर फेंक सकता है, कौन नहीं फेंक सकता। अब बुमराह का तो देखिए, बुमराह बहुत अच्छे रिदम में लग रहा है। बुमराह का विकेट लेना ना लेना मुझे कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जब क्रंच मैचेस आएंगे तब बुमराह अपना काम कर देगा। और अगर वो नहीं भी करता है तो वो 10 ओवर में उसका ऐसा नहीं होता है कि वो 70 रन पिटवा दे जैसे शार्दुल ठाकुर ने पिटवाए। यहां पे एक बार फिर मैं इंडियन टीम मैनेजमेंट से, राहुल द्रविड़ से, रोहित शर्मा से ये पूछना चाहता हूं, शार्दुल ठाकुर ने जो 10 ओवर में 76 रन दिए, अब मान लीजिए कल के मैच में अगर शामी नहीं होता तो क्या हाल होता। शार्दुल ठाकुर ने तो एक भी विकेट नहीं लिया। चलिए मान लीजिए कि श्रेयस अय्यर ने वार्नर का कैच छोड़ दिया था उसकी बॉल पे, अगर वो उसे एक विकेट मिल भी जाता तो 10 ओवर में 76 रन पे हमें एक विकेट नहीं चाहिए शार्दुल ठाकुर से, फिर हमें चाहिए कम से कम 4 विकेट। 8वें नंबर पे अगर वो आके मान लीजिए कल रन भी बना देता, कल इंडिया की अगर बैटिंग कोलैप्स हो जाती और 8वें नंबर पे बैटिंग आ भी जाती अगर शार्दुल ठाकुर की, तो वो कितने रन बना देता। जैसा कि इंडियन टीम मैनेजमेंट और रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें 8वें नंबर पे ऐसा बैट्समैन चाहिए जो 20-25 रन बना दे। अब 20-25 रन 76 रन देने के बाद वो बना दे तो फायदा क्या है, क्योंकि सामने वाली टीम तो 350 लगा चुकी होगी अगर मोहम्मद शामी नहीं होगा तो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों शार्दुल ठाकुर का प्रेम छोड़ते नहीं है और ये शामी को क्यों नहीं खिलाते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इनकी हिम्मत कभी नहीं होगी 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने की, क्योंकि देखिए कुलदीप यादव पक्का है। अगर आपने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए तो कुलदीप यादव हो गया चौथा और 5वां आपका है रविंद्र जडेजा। लेकिन उसके साथ आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके पास हार्दिक पांड्या भी है। तो मेरे ख्याल से तो ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ये तीनों बॉलर्स ऐसे हैं जो कि आपको किसी भी मैच में आपको इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं किसी भी दिन। और उसके साथ कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या और जडेजा, मैंने मान लिया कि जडेजा अभी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, आप कभी राइट ऑफ मत करिए रविंद्र जडेजा को। वो भी किसी दिन आपको ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस होगी उसकी सिर्फ बॉलिंग की वजह से। बैटिंग में भी अभी उसको हालांकि सॉर्ट आउट करना है। इंडिया ने जो टॉस जीत के बाद बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया को दे दी, मुझे लगता है कि अगर अपने आप को थोड़ा और टेस्ट करना था तो इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा जीतने और हारने का वो छोड़ के, अभी जब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सिर्फ 5 ही बॉलर खिलाए, उस तरह से आपको थोड़ा अपने बैट्समैन को भी टेस्ट करना चाहिए था। टेस्टिंग देखिए बैटिंग की हमेशा पहले बैटिंग करते हुए होती है। जैसा कि बैटिंग विकेट मोहाली का था, कल बहुत अच्छी बल्ले पे बॉल आ रही थी, लेकिन मोहम्मद शामी ने जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ज्यादा रन नहीं बना पाई। और बाकी तो किसी बॉलर ने कोई बहुत अच्छी एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग तो नहीं की, सबने ठीक ठाक ही बॉलिंग की। शार्दुल ठाकुर तो जैसा उससे एक्सपेक्टेड है उसने वही किया।
मेरी नजर में तो वो कभी भी 11 में नहीं होना चाहिए इंडियन टीम की। लेकिन अब इन लोगों का डर जो है वो 8वें नंबर की बैटिंग के लिए, वही मुझे लगता है कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला है। इनको थोड़ा सा वो प्यार छोड़ के अपना, और मोहम्मद शामी को किसी भी तरह से टीम में लाना चाहिए। आप पक्के 5 बॉलर खिलाइए और अपने 6 बैट्समैन को बोलिए कि रन बनाना तुम्हारा काम है। और अगर जैसे देखिए, कभी किसी एक आध बॉलर का अगर दिन खराब भी होता है तो आपके पास जडेजा और हार्दिक पांड्या है, आप उनसे बॉलिंग करवा सकते हैं। जिस बॉलर का खराब दिन है उसके ओवर्स आप कवर अप करवा सकते हैं। लेकिन आपको यही बॉलर किसी भी दिन इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। कल की जो इतनी बढ़िया बैटिंग विकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की जो कमर तोड़ी है मोहम्मद शामी ने, ऐसी बॉलिंग के बाद आपको 7 और 8 बैट्समैन की जरूरत कहां पड़ती है। मोहम्मद शामी ने जिस तरह से स्टीव स्मिथ को आउट किया है वो तो बहुत ही गजब की बॉल थी, और उसने ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करता है। कभी किसी एक आध मैच में ऐसा हो जाता है कि उसको कभी मार पड़ जाए, अदरवाइज वो हमेशा बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग करता है। मेरे लिए तो वो मेरा एक मैच विनर है। मैं पिछले कितने महीनों से ये बात कह रहा हूं कि मोहम्मद शामी टीम में होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कब समझ में आएगा। जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की तो वार्नर ने अच्छी बैटिंग की, स्मिथ ने अच्छी बैटिंग की, और मिचेल मार्श इनकी किस्मत से आउट हो गया, और उसको भी मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छी बॉल पे आउट किया। अदरवाइज वो काफी स्कोर बना सकता था। और उसके बाद ट्रेविस हेड के ना होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। अब देखना है कि वो उससे किस तरह से रिकवर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया, और जॉश हेजलवुड और अपने मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल, ये तीनों को नहीं खिलाया, और इसी की वजह से उनको बाद में बॉलिंग स्टॉइनिस से करवानी पड़ी, ओपनिंग बॉलिंग। अब स्टॉइनिस देखिए, आईपीएल में बॉल करना अलग बात होती है, वहां पे कभी कभी उसने जो अच्छी बॉलिंग की है उसमें उसको विकेट का भी बहुत ज्यादा फायदा मिला है, क्लाइमेट का भी फायदा मिला है। लेकिन कल मोहाली के मैच में अब वहां के क्लाइमेट में ज्यादा कुछ बेनिफिट था नहीं इनको स्विंग और सीम के लिए, और ना तो स्टॉइनिस की उस तरह की स्विंग होती है बॉल, और ना ही उसके पास कोई इतनी स्पीड है। तो ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। मैं कोई क्रेडिट उनसे नहीं ले रहा हूं। उन लोगों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है वो सीधे बल्ले से खेलते हैं। देखिए, सीधे बल्ले से खेलने वाले बैट्समैन हमेशा सक्सेसफुल होंगे। ये लोग पता नहीं ये T20 और ये चक्कर में ये लोग क्यों भूल जाते हैं बेसिक हमेशा ये है, अगर आपको अपने शुरुआत करनी है बैटिंग की तो आप सीधे बल्ले से खेलो। और ये तो दोनों ही खैर काफी कुछ सीधे बल्ले से खेलते हैं। हालांकि अगर जिस तरह से इन लोगों ने शुरुआत की थी, जो इन लोगों ने 20-25 ओवर में 140 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दे दी थी, उसके बाद अगर मैं राहुल द्रविड़ की जगह होता तो मैं यहां मैसेज इन लोगों को ये भिजवाता कि अब तुम लोगों को मैच पूरा स्कोर करके आना है। क्या तुम लोग ये मैच मुझे 10 विकेट से जीत के दिखा सकते हो? 276 या 270 का कुछ भी स्कोर रहने दीजिए। जिस तरह का विकेट खेल रहा था और जिस तरह से ये लोग सेट हो चुके थे, इन दोनों को कोशिश करनी चाहिए थी कि ये आउट ना हो। लेकिन फिर होता वही है, वो फ्लेयर और फैंसी फुल शॉट्स खेलने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ ने फिर वही स्वीप मार दिया। स्वीप मेरे लिए तो इंडियन बैट्समैन के लिए कभी भी फेवरेट शॉट नहीं है। T20 की बात अलग है, लेकिन यहाँ ये वनडे मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ को भी कल अफसोस हो रहा होगा। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, लेकिन आपने जब 70 रन बना लिए हैं तो आपने सेंचुरी बनाने का मौका क्यों छोड़ दिया? 70 रन की बात अलग होती है, लेकिन अगर वो कल सेंचुरी बना के गया होता तो यू नेवर नो, वो तो एशियाड की टीम भी चेंज हो जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अभी तो खैर ऋतुराज गायकवाड़ की एज एन ओपनर जरूरत नहीं है, वो बात मैंने मान ली। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ऑस्ट्रेलिया कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट या किसी और अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी बना रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी आपको लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस देती है। वो ऋतुराज गायकवाड़ ने गड़बड़ कर दी, और उसके बाद देखिए 142 रन पे जब कोई भी विकेट नहीं था, 156 रन पे 3 विकेट हो गए। ऐसा ही होता है किसी भी मैच में, आपका जो भी स्कोर हो उसमें हमेशा 2 विकेट या 3 विकेट आप जोड़ के देखिए कि उसके बाद वो स्कोर कैसा लगेगा। और एक टाइम के लिए तो बहुत मुश्किल में फंस भी गई थी टीम इंडिया। वो तो इन लोगों ने ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी ज्यादा अच्छी की थी कि उसकी वजह से आस्किंग रेट कोई ज्यादा नहीं थी। इसी वजह से सूर्य कुमार यादव और KL राहुल, इन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को सेट होने का मौका मिल गया था टाइम देते हुए।
अदरवाइज अगर मान लीजिए वहीं पे आस्किंग रेट अगर 7 या 8 की होती तो नतीजा मैच का कुछ और भी हो सकता था। ईशान किशन ने भी बहुत गलत शॉट मारा। ईशान किशन को बैटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छी तरह से इन मैचेस का फायदा उठाना चाहिए और अपनी टीम में जगह सीमेंट करनी चाहिए। सीमेंट देखिए, अगर हम ये कहें कि वो 15 से बाहर हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सेकंड विकेट कीपर वही है, लेकिन वो 11 से बाहर हो सकता है। अगर इस तरह के अगले 2 मैचेस में भी उसने रन नहीं बनाए तो हो सकता है स्काई टीम में 11 में आ जाए, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं। स्काई ने कल बहुत अच्छी सेंसिबल बैटिंग की, उसके लिए उसको क्रेडिट मिलना चाहिए और हमें किसी भी मैच्योर बैट्समैन से यही उम्मीद है। तुम ये एरी फेरी शॉट्स, उल्टे सीधे शॉट्स लगाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। जब उसने 40-45 रन बना लिए तो उसके बाद उसने वो शॉट्स भी लगाए, तो आप उसी टाइम लगाइए बॉलर्स को डिमोरलाइज करने के लिए। लेकिन शुरू में अगर आप ये करोगे तो ये T20 का मैच नहीं है। बॉलर्स भी वेट करते हैं, सामने वाली टीम का कैप्टन भी वेट करता है कि तुम यू विल मेक वन मिस्टेक और वही हम मैच पे अंदर आ जाएंगे। तो जब आप स्ट्रांग हो, आपकी टीम की पोजीशन स्ट्रांग है, तो आपको सामने वाली टीम को एकदम बाहर कर देना चाहिए और डिमोरलाइज कर देना चाहिए। डिमोरलाइजेशन का सबसे बढ़िया काम तो ये होता कि ये लोग ओपनर्स ही मैच स्कोर कर देते, जो कि ये बहुत आसानी से कर सकते थे। इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। 5 का आस्किंग रेट था, आपको क्या जरूरत थी? आप बना के ले जाते 250 रन तक स्कोर। लेकिन नहीं, दोनों ने अपनी सेंचुरी भी मिस की और टीम को मुसीबत में भी डाल दिया। ये समझना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह की बैटिंग की है, वो बेंच स्ट्रेंथ के लिए तो ठीक है, क्योंकि टीम में तो वो आ नहीं सकता। कल की टीम में देखिए आप, 5 जो 100% श्योर प्लेयर्स हैं वो तो बाहर बैठे हुए थे। मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या, ये 5 आपके प्लेयर्स, ये तो श्योर शॉट 11 में है। अब इनमें से बाहर कौन कौन जाएगा? तो बाहर जाने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी अपनी जगह बचानी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस टीम में से शार्दुल ठाकुर कभी बाहर नहीं जाएगा 11 में से। वो हमेशा हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए रहेगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है। कितनी ज्यादा टिमिड अप्रोच है इन लोगों की। मुझे समझ में नहीं आता कि ये शार्दुल ठाकुर को हटा के शामी को ले। और जो देखिए, शार्दुल ठाकुर ने 76 रन दिए, वहीं मोहम्मद शामी ने 50 रन देके 5 विकेट लिए। अब इस परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आप शार्दुल ठाकुर की चिंता करते रहो कि नहीं, मुझे वो 8वें नंबर पे अगर जरूरत पड़ी तो 20 रन बना के देगा, तो इस सोच का क्या किया जा सकता है? इस सोच के बाद मैं कैसे कहूं कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी? ये वर्ल्ड कप अभी शुरू होने दो आप। वहां पे ऑस्ट्रेलिया इस तरह से नहीं खेलेगी। वहां पे ये 76 रन जो शार्दुल ठाकुर ने दिए ना, ये 125 हो जाएंगे। और 125 रन देके अगर उसने 4 विकेट ले भी लिए तो वो मेरे किस काम के हैं? मुझे चाहिए वहां 50 रन देके 5 विकेट लेने वाला बॉलर, जो कि सिर्फ मोहम्मद शामी हो सकता है। वो शार्दुल ठाकुर कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। पता नहीं लेकिन क्या किस तरह की ये डरपोक टाइप की अप्रोच है इन लोगों की। खैर, कल का मैच तो हो गया। अब इसमें सूर्य कुमार यादव ने रन बना दिए। श्रेयस अय्यर इज नॉट डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ। और जिस तरह की उसने बदतमीजी की है आउट होने के बाद, मैं उसको बदतमीजी नहीं कहूंगा। आप एक तो देखिए, पहले भी मैं एक बार ये बात डिस्कस कर चुका हूं कि रन आउट जो है वो सबसे ज्यादा तब होते हैं जब बॉल या तो मिड विकेट पे जाए या कवर्स पे जाए, क्योंकि वहां दोनों बैट्समैन का कॉल होता है। श्रेयस अय्यर बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह दौड़ पड़ा, और उसका जो पागलों की तरह वो दौड़ा है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ही शॉर्ट ऑफ रन्स। उसको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने रन नहीं बनाए तो मैं टीम में नहीं आ पाऊंगा, और ये बात सही भी है। अब चूंकि वो फॉर्म में नहीं है और या फिर टीम में रेगुलर नहीं है और उसको रन बनाने की जल्दी है, इस चक्कर में वो दौड़ पड़ा और उसके बाद एक तो आउट हो गया, ऊपर से सीनियर बैट्समैन होके फिर वह शुभमन गिल से बहस भी कर रहा है, उसको डांट भी रहा है कि ये रन था। अब शुभमन गिल के आउट होने में मुझे लगता है कि 10% उस बात का भी ये कारण हो सकता है कि जो उसकी बहसबाजी श्रेयस अय्यर से हो गई, और उसमें शुभमन गिल की कोई गलती नहीं थी। श्रेयस अय्यर को दौड़ना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, अगर आप आउट हो गए हो तो जो बैट्समैन वहां पे सेट खेल रहा है, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप उसका मूड खराब करके आओ। वहां जाके उससे बहस कर रहा है कि नहीं रन था और तुम दौड़े नहीं, और फिर शुभमन गिल के चेहरे के भी एक्सप्रेशन हमको समझ में आए कि उसको ये बात कोई पसंद नहीं आई, और आदमी का ये फिर कॉन्फिडेंस तो नहीं, जो उसका जो टेम्पो बना होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके बैक ऑफ माइंड में ये चलता है कि अरे यार ये आदमी मुझे ब्लेम कर रहा है, जबकि मेरी तो कोई गलती नहीं है।
ये श्रेयस अय्यर को समझना चाहिए, इतना सेल्फिश होकर खेलने से कोई फायदा नहीं है। और मुझे ऐसा बैट्समैन अपनी टीम में नहीं चाहिए जो इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाए। तो खैर ठीक है, देखते हैं अब श्रेयस अय्यर को कितनी अकल आती है, नहीं आती है। नहीं आती है तो अकल ठिकाने लग जाएगी अपने आप। चलो बहुत अच्छी बात है, कल की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, लेकिन शार्दुल ठाकुर अ बिग नो नो। चलिए, ये थी मेरी एनालिसिस। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।